हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या है? निषेचन के बाद की घटना है। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं। उसके अंतर्गत हम देखें कि निषेचन के बाद निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है। दो मेल गैमेट होते हैं, उसमें से एक मेल गैमेट का एग सेल के साथ फ्यूजन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होगा। अब भ्रूण के पोषण के लिए एक और संरचना बनती है जो दूसरे मेल गैमेट जो होता है उसका फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस से होता है। दूसरा मेल गैमेट जो होता है एक मेल गैमेट जो होता है उसका सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होता है। एक एन होता है मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n होता है। उससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN का निर्माण होगा, है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड हो चुका है। ये एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। और ये भ्रूणपोष क्या होता है? वास्तव में पोषक ऊतकों से बना हुआ होता है। भ्रूणपोष क्या होता है? पोषक ऊतकों से बनी हुई एक संरचना है जिसका निर्माण कहाँ से हुआ है? मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन से हुआ है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से हुआ है। ये इसमें पोषक पदार्थ भरे हुए होते हैं। जनरली वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट आदि होते हैं जो विकसित होते हुए भ्रूण को जाइगोट के द्वारा जो भ्रूण का निर्माण होना होता है उस भ्रूण का डेवलपिंग एम्ब्रियो का, विकसित हो रहे भ्रूण का या डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण या न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रदान करना है या विकसित होने के लिए एनर्जी देना है। ठीक है, तो ये हो गया एंडोस्पर्म का निर्माण। एंडोस्पर्म मुख्यतः 3 तरीके से, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण 3 विधि से हो सकता है। उनमें से पहला विधि है न्यूक्लियर या केंद्रकीय विधि, दूसरा है सेलुलर या कोशिकीय विधि और तीसरा है हेलोबियल या मध्यवर्ती विधि। 3 विधि से निर्माण हो रहा है एंडोस्पर्म का या भ्रूणपोष का। तो भ्रूणपोष वास्तव में क्या है? भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए बनी हुई संरचना है और ये पोषक ऊतकों से भरा हुआ है। 3 विधियों से इसका निर्माण हो सकता है। पहला विधि है केंद्रकीय। पहला विधि क्या है? न्यूक्लियर या केंद्रकीय। यानी यहाँ पर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस का इस तरह प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो निर्माण हो चुका है उसमें विभाजन किस तरह से हो रहा है और ये भ्रूण कोश की कोशिकाओं में किस तरह से सेंट्रल सेल में विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण होगा, है ना। ये सेंट्रल सेल है और सेंट्रल सेल में सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ऊपर की ओर भ्रूण का निर्माण हो गया है। अब इसमें आगे की ओर न्यूक्लियर में क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत्त बीजियों के लगभग 56% आवृत्त बीजियों में इसी विधि से पाया जाता है। बाकी 2 विधियां जो होती हैं वो कम पाई जाती हैं अपेक्षाकृत केंद्रकीय विधि के। तो यह एग्जाम्पल पाया जाता है केलोट्रॉपिस में, फिनिक्स में, मालवा में, साइट्रस यानी कि नींबू में, कोकोनट और नारियल में पाया जाता है। तो ये किस तरह से होता है देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का निर्माण हो चुका है, ये केंद्रक है और यहाँ पर भ्रूण डेवलप होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर इस केंद्रक में इसको पोषण प्रदान करने के लिए एंडोस्पर्म या भ्रूण कोश की रचना होनी है। तो उसके लिए पहले केंद्रक में क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, माने सिर्फ केंद्रक में विभाजन होता है और केंद्रक कई भागों में बंट जाते हैं, लेकिन केंद्रक का ही विभाजन होता है, इसकी कोशिका भित्ति केंद्रक के चारों तरफ नहीं बनती है। तो इस प्रकार के डिवीजन को क्या कहा जाता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहा जाता है। ये फ्री, देखिए, एक केंद्रक से कई केंद्रक यहाँ पर कोशिका के अंदर बन चुके हैं लेकिन किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं बनी है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है? इसमें एक बीच में वैक्यूल या धानी का निर्माण हो जाता है और उसके चारों तरफ अरेंज हो जाते हैं, परिधि की ओर अरेंज हो जाते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ अरेंज हो जाते हैं? परिधि की तरफ अरेंज हो जाते हैं और आगे की ओर ये बीच में, ये तो प्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, वैक्यूल का निर्माण हो गया। आगे क्या होता है? परिधि से अंदर की ओर, वैक्यूल की ओर, इस तरह से प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ भित्ति का निर्माण हो जाता है अंत में। तो पहले तो प्री न्यूक्लियर होता है और बाद में सेलुलर हो जाता है। तो ये प्राइमरी, इसमें क्या हो जाता है? आधा सेलुलर और आधा न्यूक्लियर। यहाँ पर बीच में न्यूक्लियर बचा हुआ है वैक्यूल के बीच में और यहाँ पर क्या है? कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है। तो ये क्या है? न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। पहला न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म है जिसमें पहले न्यूक्लियस में डिवीज़न होता है लेकिन किसी प्रकार की सेल वॉल का निर्माण नहीं होता और वैक्यूल के निर्माण के बाद में फिर प्रत्येक न्यूक्लियस की चारों तरफ सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कोकोनट में हम देख सकते हैं। नारियल का जो पानी होता है वो बीज
जिसका न्यूक्लियर स्पेस होता है, जिसमें कई सारे न्यूक्लियस भरे रहते हैं, इस तरह का न्यूक्लियस है। और जब बाद में उसकी भित्ति का सफ़ेद आप कर्नेल का निर्माण आप देखेंगे, नारियल के भीतर जो फोड़ने पर सफ़ेद रंग का पार्ट दिखाई पड़ता है, वो वास्तव में पहले फ्री न्यूक्लियर पानी भरा रहता है और धीरे धीरे फिर इस तरह से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है केंद्रकों से, और इस तरह से सेल का एक लेयर बन जाता है और वो कहलाता है उसका कर्नेल, है ना। तो नारियल का जो सफ़ेद वाला भाग होता है वो सेलुलर होता है और पानी वाला भाग जो होता है वो न्यूक्लियर होता है। तो नारियल का पानी जो है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूक्लियर डिवीज़न का। इसमें और कैलोट्रॉपिस में भी पाया जाता है, फेनिक्स में पाया जाता है, और मालवा में, नींबू में इसी तरह के एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण होता है, न्यूक्लियर या केंद्रकीय। दूसरा आता है सेलुलर। सेलुलर यानी कोशिकीय, ये लगभग 25% आवृत्त बीजों में पाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एडोक्सा, धतूरा और पेपरोमिया में पाया जाता है। 3 एग्जाम्पल हैं, याद करना होगा आपको इसको, एडोक्सा, धतूरा और पेपरोमिया। इसमें देखिए किस तरह से विभाजन हो रहा है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है और बीच में न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि भ्रूणपोष कोशिका है ये और भ्रूणपोष न्यूक्लियस है ये। अब भ्रूणपोष कोशिका के पहले क्या होगा, न्यूक्लियस भी 2 भागों में विभाजित होगा और कोशिका न्यूक्लियस पहले 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। उसके बाद दोनों सिरे में न्यूक्लियस चले जाएंगे और प्रत्येक न्यूक्लियस के बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक भित्ति का निर्माण होगा। मतलब न्यूक्लियर डिवीज़न भी होगा और साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होगा और बीच में भित्ति का निर्माण हो जाएगा, है ना। तो ND मतलब न्यूक्लियर डिवीज़न, CD मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न। तो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न दोनों हो रहा है पहला। नेक्स्ट भी क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीज़न होगा और इसमें न्यूक्लियर डिवीज़न भी होगा और साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न, माने फिर से न्यूक्लियस 2 भागों में बटेगा और दोनों के बीच में फिर से भित्ति बन जाएगी। यहाँ पर भी न्यूक्लियस 2 भागों में बटेगा और फिर से भित्ति बन जाएगी। यानी ND और CD दोनों, माने एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और दूसरा चालजल एंड की तरफ, इस तरह से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट डिवीज़न फिर से न्यूक्लियर डिवीज़न भी होगा और साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न भी होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा, और इस तरह से कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है और एक मास बन जाता है और वो कम्प्लीटली सेलुलर होता है। ये पूर्ण रूप से सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, एडोक्सा, धतूरा और पेपरोमिया में पाया जाता है सेलुलर। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, कोशिका भित्ति पहले नहीं बनती है। सेलुलर में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल वॉल का निर्माण भी हो रहा है, कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो रहा है और बार बार यही प्रक्रिया हो रही है और अंत में एक सेलुलर एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है एडोक्सा। तीसरा है हेलोबियल। हेलोबियल अर्थात मध्यवर्ती, ये मोनोकॉट्स के हेलोबियल्स ऑर्डर में पाया जाता है। मोनोकॉट्स के हेलोबियल ऑर्डर के सदस्यों में इस तरह का पाया जाता है। 17% लगभग मोनोकॉट्स के हेलोबियल ऑर्डर के पौधों में इस तरह के एंडोस्पर्म का निर्माण देखा गया है। इसमें देखिए किस तरह से होगा हेलोबियल, दोनों के बीच का स्थिति है, ये न्यूक्लियर है और ये सेलुलर है। तो न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों के बीच की स्थिति या मध्यवर्ती स्थिति इसमें पाई जाती है। सबसे पहले देखिए इसमें न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों डिवीज़न होगा और न्यूक्लियस दोनों सिरे में चले जाएंगे, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और चालजल एंड की तरफ, दोनों सिरों में एक एक चले जाएंगे और बीच में कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। मतलब पहला ND और CD दोनों हो रहा है, न्यूक्लियर और साइटोकाइनेसिस दोनों डिवीज़न हो रहा है। उसके बाद प्रत्येक भाग में फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, ऊपर का चैम्बर और नीचे का चैम्बर। ऊपर का चैम्बर क्या कहलाता है, माइक्रोपाइलर चैम्बर। ऊपर का चैम्बर क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइलर, और नीचे का चैम्बर क्या कहलाएगा, चालजल चैम्बर। नीचे का चैम्बर कौन सा कहलाएगा, चालजल चैम्बर। तो अब प्रत्येक चैम्बर के ऊपर, प्रत्येक चैम्बर के अंदर ये केंद्रकों में बारंबार विभाजन होगा और इस तरह से फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, साइटोकाइनेसिस की क्रिया नहीं होगी और चारों तरफ क्या हो जाएगा, केंद्रकों से भर जाएगा। उसके बाद बीच में फिर से जिस तरह से यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीज़न में हुआ था, वैक्यूल का निर्माण हो जाएगा और वैक्यूल के निर्माण होने से परिधि की तरफ केंद्रक जो है वो अरेंज हो जाएंगे और फिर बाहर से भीतर की ओर, परिधि से अंदर की ओर केंद्रक के चारों तरफ भित्ति का निर्माण हो जाएगा और इस तरह से ये सेलुलर एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें क्या है, सेलुलर में फ्री न्यूक्लियर होता था, न्यूक्लियर में फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता था, सेलुलर में सेलुलर डिवीज़न होता था और यहाँ पर सेलुलर और फ्री न्यूक्लियर दोनों हो रहा है, इसलिए दोनों की बीच की स्थिति है। तो ये पाया जाता है मोनोकॉट्स में, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं
अपवाद के रूप में आगे देखते हैं किस तरह से पाए जाते हैं। हम यहाँ पर एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष के तीनों बनने की विधियों को पढ़ चुके हैं। अभी देखते हैं कि इसके अलावा कौन कौन से और अपवाद पाए जाते हैं या और विशेष इससे जुड़ी हुई बातें हैं एंडोस्पर्म से रिलेटेड। जैसे कुछ में एंडोस्पर्म एब्सेंट होते हैं, है ना, कुछ पौधों में, कुछ फूल में एंडोस्पर्म एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं भ्रूणपोष। जैसे ऑर्किडेसी फैमिली में, पोडोसी फैमिली में और ट्रेपेसी फैमिली में एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष नहीं पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इसमें क्या है, जनरली आवृत्त बीजियों में या एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना, जाइगोट के निर्माण के बाद ये एंडोस्पर्म का निर्माण शुरू होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले होता है। जिम्नोस्पर्म में या अनावृत्त बीजियों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले इस तरह से एंडोस्पर्म का निर्माण होता है और वो ट्रिप्लॉइड ना होकर कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, यानी कि अगुणित होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, त्रिगुणित होता है। आवृत्त बीजियों में एंडोस्पर्म कैसे होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। एक और अपवाद है, ओइनोथेरा में 2n या डिप्लॉइड होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आ सकते हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत है ये। और यदि भ्रूणपोष के प्रकार पूछते हैं तो आपको इस तरह से इसमें हल करना है, तीनों को बनाकर। दूसरा एक है रूमिनेंट टाइप का एंडोस्पर्म। रूमिनेंट टाइप का एंडोस्पर्म में क्या होता है, इसके बाहरी सतह जो होती है वो असमान होती है। इस प्रकार का एग्जाम्पल पाया जाता है पामेसी फैमिली में, पामेसी फैमिली और रूबिएसी फैमिली में पाया जाता है रूमिनेंट प्रकार का एंडोस्पर्म किसको कहेंगे, जिसकी बाह्य सतह जो होती है वो असमान होती है। मोजेक टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है मक्का में। ये एग्जाम्पल मक्के का एग्जाम्पल है मेज़, है ना, जो कि मोजेक टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। मोजेक मतलब अलग अलग रंगों के पैच के रूप में भ्रूणपोष पाए जाते हैं। जैसे मक्के का बीज आप देखे होंगे, बाहर से पीला और भीतर की ओर सफ़ेद दिखाई पड़ता है। येलो और वाइट कलर के पैचेस उसमें पाए जाते हैं और वाइट कलर के पैच के अंदर में एम्ब्रियो दिखाई पड़ता है, छोटा सा अलग सफ़ेद दाना दिखता है, वही उसका एम्ब्रियो या भ्रूण होता है, जिसका पोषण जो होता है वो भ्रूणपोष के द्वारा होता है। तो मक्के का दाना में जो सफ़ेद और पीला भाग दिखाई पड़ता है वो वास्तव में उसका भ्रूणपोष है या एंडोस्पर्म है। तो समरूपी नहीं होते बल्कि अलग अलग कलर के पैचेस के रूप में होते हैं। इस प्रकार के एंडोस्पर्म को कहा जाता है मोजेक एंडोस्पर्म कहा जाता है। उसके अलावा आप गेहूं में चोकर पढ़े होंगे, है ना, छिलका जो पढ़ते हैं, तो वो वास्तव में गेहूं के बीज में जो एंडोस्पर्म पाया जाता है या भ्रूणपोष पाया जाता है, उसकी बाह्य भित्ति मोटी हो जाती है और उसमें गर्त बन जाते हैं। इस भित्ति में प्रोटीन के ग्रेन्स भरे रहते हैं, प्रोटीन के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गेहूँ के छिलके को, मैंने उसका एल्यूरॉन लेयर को नहीं निकालना चाहिए। तो ये लेयर क्या कहलाता है, चोकर जो है वो एल्यूरॉन लेयर होता है जो प्रोटीन से युक्त होता है। इसीलिए उसको कहते हैं कि गेहूं का जो छिलका जो है वो यदि आटा बनाते हैं तो उसको छन्नी से छान कर उस चोकर को निकालना नहीं चाहिए। तो यह क्या है, एल्यूरॉन लेयर है। तो यदि छान देते हैं तो एल्यूरॉन लेयर बाहर निकल जाता है। तो वो भी एंडोस्पर्म की बाह्य भित्ति है, यानी भ्रूणपोष की बाह्य भित्ति है। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है वो एंडोस्पर्म से जुड़ी हुई है, इनको भी याद करना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जिन प्लांट्स में एंडोस्पर्म नहीं पाए जाते, कुछ बीज होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं और कुछ बीज जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो हम एंडोस्पर्मिक यानी कि भ्रूणपोषीय बीजों के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि कोकोनट में है, मक्के में है, ये सब क्या है, भ्रूणपोषीय बीज हैं। लेकिन जैसे मटर है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। आप जो देखेंगे 2 फलक देखते हैं वो उसके कॉटलेडिनस होते हैं, यानी कि बीज पत्र होते हैं, लेकिन वहाँ पर भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। तो 2 प्रकार के सीड हुए, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर भ्रूणपोषीय बीज और नॉन अभ्रूणपोषीय बीज, माने एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड में कोकोनट, मेज आदि आएंगे और कैलोट्रोपिस, मालवा, जितने भी इनमें एंडोस्पर्म पाया जा रहा है वो एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं। और जिनमें नहीं पाया जाता है, जैसे कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे, मटर, सेम आदि में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, तो वो कैसे कहलाएंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाएंगे। तो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष से रिलेटेड सारी बातें हो गई हैं। तीनों प्रकार आपको डायग्राम बनाकर अच्छे से याद करना है और किस फैमिली में पाया जा रहा है उसका एक दो एग्जाम्पल आपको
देना पड़ेगा। हम पढ़ चुके भ्रूणपोष का, यहाँ पर देखिए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, उसी के साथ साथ ही भ्रूणपोष का विकास हो रहा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जाइगोट से 2 संरचनाएं बनी थी, एक सेकेंडरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था फर्टिलाइजेशन के बाद और एक जाइगोट बना था। जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होगा। तो हम अगला पढ़ेंगे कि किस तरह से जाइगोट का एम्ब्रियो में परिवर्तन होता है।